गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बिजनेस मैनेजमेंट की हमारी ये क्लास में कल हम बात कर रहे थे स्वीकृति के एक्सेप्टेंस के रूल्स यानी कि प्रावधान या नियम। तो इसकी जो हमारी बात चल रही थी उसमें लगभग हमारे 11 पॉइंट हो चुके थे। तो उसमें एक जो हमारा पॉइंट था स्वीकृति का संवहन होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब ये संवहन होना किसे आवश्यक है, इसकी जानकारी किसे? जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया, प्रपोजल किया और स्वीकृति, ये दो ही थी ना। और ये तभी क्या बनेगा, हमारा ठहराव बनता है ना। तो ये हमारा ठहराव कभी बन पाएगा, इस व्यक्ति ने इसे प्रस्ताव किया, इसकी से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब इस व्यक्ति ने जब इस प्रस्ताव की इसे स्वीकृति दी तो इसको भी, प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को भी उस स्वीकृति की जानकारी होना अति आवश्यक है। हाँ, अब बात आती है उसके बाद आगे की जानकारी जो स्वीकृति मांगी गई है किसके माध्यम से? स्वीकृति जो मांगी गई है वो किसके माध्यम से मांगी गई है? डाक के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, लिखित, मौखिक या सांकेतिक। तो जिस तरीके से स्वीकृति मांगी गई है, प्रस्ताव करते समय इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे स्वीकृति टेलीफोन के माध्यम से आप दे सकते हैं, तो टेलीफोन के माध्यम से ही आपकी स्वीकृति वैलिड मानी जाएगी। आपने डाक के माध्यम से दे दी या मौखिक दे दी या लिखित दे दी तो वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें माध्यम उसमें लिखा है कि टेलीफोन के माध्यम से। ठीक है। हाँ, अगर कोई भी माध्यम लिखा नहीं होता, कोई भी माध्यम नहीं लिखा, तो उचित माध्यम कौन सा है? डाक। उचित जो हमारे प्रचलित विधि के अनुसार है, तो आपको डाक के माध्यम से स्वीकृति देनी होगी। और उसके बाद एक बात आती है जो मैंने कल भी कहा था कि समय के, अगर उसमें कोई समय निश्चित अंकित है कि आप 2 दिन में स्वीकृति दीजिए, 3 दिन में, 7 दिन में या 10 दिन में, तो जब जो समय अंकित है तो उसके भीतर आपको उस प्रस्ताव के संबंध में स्वीकृति देनी होगी। अगर आपको कोई भी समय नहीं लिखा हुआ या नहीं बताया गया तो आपको उस प्रस्ताव को 72 घंटे के अंदर क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा। या कोई जरूरी नहीं स्वीकार करना है, आपको अपना उत्तर देना होगा हाँ या ना में। ठीक है ना, आपको अपना उत्तर देना होगा हाँ या ना में। तो उचित जो समय है हमारा 72 घंटे का समय है। तो स्वीकृति की जानकारी प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को भी होनी चाहिए कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है या नहीं किया गया। कुछ कंडीशंस और भी आती है स्वीकृति के संबंध में, संवहन के संबंध में भी कुछ नियम आते हैं। स्वीकृति के संवहन के संबंध में भी कुछ नियम आते हैं। देखिए उसमें क्या नियम आती है, उसमें नियम आते हैं। सबसे पहला आता है डाक के माध्यम से। संवहन के संबंध में नियम है ये, संवहन के संबंध में नियम, यानी कि स्वीकृति की जानकारी के संबंध में कुछ नियम है। एक तो है डाक के माध्यम से, दूसरा है गलत पता लिखने के संबंध में, यानी कि स्वीकृति आपकी कब वैलिड होगी और कब नहीं, उसके संबंध में है। चाहे इस प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी हो चाहे नहीं हो। टेलीफोन से स्वीकृति मांगी, चौथा है टेलेक्स के माध्यम से, स्वीकृति, और पांचवा है मौखिक, लिखित और सांकेतिक, इसके माध्यम से कोई भी स्वीकृति मांगी है। देखिए डाक के माध्यम से अब आपकी स्वीकृति, यहां वैलिडेशन की बात आती है। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति ने प्रस्ताव किया,
आपको कहा कि जो आपने स्वीकृति देनी है वो किसके माध्यम से देनी है, डाक के माध्यम से स्वीकृति देनी है। तो डाक के माध्यम से आपकी स्वीकृति उसी दिन वैलिड हो जाएगी। अब उसने स्वीकृति दी, सामने वाले ने स्वीकृति का कहा, तो आपने डाक घर में जैसे ही स्वीकृति पत्र क्या कर दिया, डाल दिया, तो उसी दिन से आपकी स्वीकृति वैलिड हो गई। और ये नहीं है कि अब ये स्वीकृति पत्र उसे 2 दिन बाद मिले प्रस्तावक को, 3 दिन बाद मिले, चाहे 4 दिन बाद मिले, लेकिन उसने स्वीकृति पत्र का कहा था 72 घंटे का समय दिया था। ठीक है, आपने अब जैसे तारीख का एग्जांपल लेते हैं, आज तारीख है कितनी, 29। अब आपको स्वीकृति देनी है 31 तारीख तक। अब 31 तारीख को आपने डाकघर में वो स्वीकृति पत्र क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद वो स्वीकृति पत्र उसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मिले, चाहिए आपकी स्वीकृति क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। वो वैध अनुबंध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आपने स्वीकृति पत्र 31 तारीख तक डाकघर में डाल दिया। वो आगे पहुंचाने का काम किसका है, पोस्ट मास्टर का है, तो उसने पहुंचाया नहीं, चाहे 2 दिन बाद मिले आपको, चाहे 4 दिन बाद मिले, फिर चाहे वो 10 दिन हो जाए, बीत जाए, लेकिन उस पर डाकघर की स्टैंप लगी होनी चाहिए। और वो स्टैंप कब लगेगी, 31 तारीख को ही लग जाएगी। वो आपको एक वैलिड रसीद देंगे, तो उसी रसीद से पता लगेगा कि आपकी स्वीकृति वैलिड है। ठीक है ना, ये स्थिति तब पैदा होती है जब काफी विवाद की स्थिति हो जाए। उसके बाद बात आती है, अब ये स्वीकृति आपकी वैलिड मानी जाएगी उस स्थिति में। आपने अगर 31 तारीख की बजाय 1 तारीख को स्वीकृति दी, लेकिन उसमें समय अंकित था 72 घंटे, और 72 घंटे बीत जाने के बाद आप स्वीकृति पत्र 1 तारीख को डालते हैं, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो क्या मानी जाएगी, वॉइड अनुबंध बन जाएगा, व्यर्थ अनुबंध की श्रेणी में चला जाएगा। उसके बाद गलत पता लिखने के संबंध में, अब गलत पता लिखने के संबंध में अब प्रस्ताव करने वाले ने आपको क्या किया, कोई लेटर भेजा, कोई पत्र भेजा, ठीक है, आपको पत्र के माध्यम से प्रस्ताव भेजा, और उस पर अपना, जैसे हम लिखते हैं ना, टू जिसको भेजने वाले का पता, जिसको हम भेज रहे हैं, और फ्रॉम जिसके थ्रू भेजा जा रहा है, हम ये बात लिखते हैं ना, वहां अपना नाम एड्रेस लिखते हैं। अब इस व्यक्ति ने प्रस्ताव, जिस व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करना था, उसने क्या किया, पत्र के माध्यम से ही स्वीकृति देनी थी। अब पत्र के माध्यम से उसने वही एड्रेस लिख दिया जो आपने यहां अपने फ्रॉम पे लिखा था। अब वो एड्रेस चाहे गलत हो, आपने सही उसी एड्रेस पे भेज दिया, तो आपकी स्वीकृति क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि यहां गलत पता किसने लिखा है, पहले प्रस्तावक ने लिखा है, जिसने प्रस्ताव किया था, ठीक है ना, उसने जो एड्रेस लिखा उसी पे आपने भेज दिया, तो वो वैलिड होगा। लेकिन आपने अगर वो पता गलत लिख दिया, आपने वो पता गलत लिख दिया, तो वो क्या होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में चला जाएगा, वॉइड ठहराव बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट की श्रेणी में हो जाएगा। उसके बाद टेलीफोन, आजकल जो प्रचलित विधि है इन दिस टाइम, कौन सी है, टेलीफोन, स्मार्टफोन, इनकी वजह से ये आजकल सारी प्रचलित विधियां, जो भी काम होता है, जो भी डील्स होती है, सारी इसके माध्यम से की जाती है। आजकल जो भी जितने भी कार्य किए जाते हैं, वर्क जितने भी होते हैं, सब इसी के माध्यम से हमें पिक्चर्स मिल जाती है, लोगो मिल जाती है, और वस्तु की पहचान भी हम कर लेते हैं इसी के माध्यम से, और इसी के साथ ही हम उसको ऑर्डर भी दे देते हैं, और हमारी यहां तक की पेमेंट भी आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है। तो आजकल जो प्रचलित विधि है टेलीफोन की विधि, और इसी के माध्यम से ही ज्यादातर स्वीकृतियां दी जाती है, और इसमें कोई लिखित काम नहीं होता है, कोई मौखिक काम नहीं होता है, कोई सांकेतिक नहीं है, सब क्या होता है, श्रव्य, सुनने मात्र होता है, क्योंकि दिखाई भी नहीं देता। हम यहाँ जो बैठा है व्यक्ति और वो पंजाब में बैठा है या कोई कहीं अदर स्टेट में बैठा है, तो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनते हैं हम उसकी वॉइस। तो इसके माध्यम से कोई भी स्वीकृति दी जाती है, वो आजकल क्या, वो वैलिड की श्रेणी में आती है, वैध अनुबंध की श्रेणी में आती है। और अगर किसी ने स्वीकृति का कह दिया कि टेलेक्स के माध्यम से दिया जाए, तो हम उस सामने वाले व्यक्ति का, हमारे पास फैक्स नंबर आ जाता है, हम
सामने वाले व्यक्ति को स्वीकृति देने वाला व्यक्ति क्या करता है, फैक्स के माध्यम से स्वीकृति प्रपत्र बनाकर उसे भेज देता है टेलेक्स के माध्यम से। अब वो टेलेक्स उसे उस समय उसका ऑन हो चाहे ना हो, हमारी तरफ से जब वो प्रिंट होकर वहां से डिस्पैच हो गया, सेंडर कर दिया हमने, सेंड कर दिया, भेज दिया, तो उसके बाद वो जैसे ही वो 2 दिन बाद ऑन करे चाहे 3 दिन बाद करे, उसके ऊपर बाकायदा डेट टाइम सब प्रिंट होकर आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सारी डिटेल आ जाती है, ठीक। और कौन भेजने वाला है, सेंडर कौन है, ठीक है, और रिसीवर कौन है, सारा भी कौन उसे प्राप्त करेगा, और उसका फैक्स नंबर, सारा उस पर डिटेल आ जाती है। तो टेलेक्स के माध्यम से भी स्वीकृति वैलिड मानी जाती है। और कुछ चीजें ऐसी है जो जन सामान्य के समक्ष की जाती है स्वीकृतियां, कुछ प्रस्ताव जन सामान्य के समक्ष किए जाते हैं, जन सामान्य के समक्ष किए जाते हैं, तो वहां पर स्वीकृति मौखिक भी ली जा सकती है, सांकेतिक भी ली जा सकती है और लिखित भी ली जा सकती है। अगर वो प्रस्ताव करने वाला जो भी शर्त रखता है उस समय कि मुझे स्वीकृति ऑन द स्पॉट मौखिक दी जाए, चाहे लिखित दी जाए, चाहे सांकेतिक दी जाए, या कोई शर्त रख देता है कि आप मुझे 25% पेमेंट एडवांस दीजिए तो आपकी डील हमारी फाइनल हो गई, तो वो जैसी शर्त रखेगा उस तरीके से भी स्वीकृति वैलिड मानी जा सकती है। तो बस सिर्फ सीधी सी सिंपल सी बात है कि हम जो स्वीकृति दे रहे हैं, यानी कि जो सामने वाले व्यक्ति के सामने, जिसके सामने हमने प्रस्ताव किया है, वो हमें जो स्वीकृति दे रहा है उसकी जानकारी प्रस्तावक को भी होना अति आवश्यक है। यानी कि आपने कोई प्रस्ताव किया तो जिसके समक्ष किया है उसे उस प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी होनी चाहिए। अब ये व्यक्ति जो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है, ये मन में सोच लिया, इच्छा कर ली, या ये भावना तय कर ली कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, ठीक है ना, और ऐसा सोचने से भी स्वीकृति नहीं होगी जब तक इस स्वीकर्ता द्वारा इसकी स्वीकृति इस प्रस्ताव को नहीं हो जाती, मतलब इसका संवहन हो नहीं जाता, इसकी जानकारी इसे नहीं हो जाती। अब वो जानकारी किसी के माध्यम से हो, चाहे लिखित मौखिक सांकेतिक हो, चाहे टेलेक्स के माध्यम से हो, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, चाहे डाक के माध्यम से, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई लिखित मांगी है और लेकिन गलत पता लिख दिया, तो अब देखिए गलत पता, या 2 बातें मैंने आपको बता दी कि आपने लिखित प्रस्ताव भेजा, ठीक है, वहां आपने जो एड्रेस लिखा वो एड्रेस आपने गलत लिखा, तो सामने वाला भी वही एड्रेस लिख रहा है, ठीक है ना, सामने वाला भी वही एड्रेस लिख रहा है, तो वो स्वीकृति वैलिड मानी जाएगी। अगर लिखते समय स्वीकर्ता ने ही गलत एड्रेस लिख दिया तो वो स्वीकृति वॉइड हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, वो एग्रीमेंट ही व्यर्थ श्रेणी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है, बाकी ये सारी कंडीशंस बिल्कुल नीट एंड क्लियर है कि जिस तरीके से सामने वाले व्यक्ति ने, यानी कि प्रस्तावक ने जिस तरीके से आपसे स्वीकृति मांगी है, आपको उसी तरीके से स्वीकृति देनी होगी। अगर कोई तरीका आप अपनाते हैं, यानी कि उसने डाक के माध्यम से मांगी और आपने टेलेक्स से दे दी, नहीं, वैलिड नहीं है। आपने टेलीफोन से मांगी और आपने डाक के माध्यम से दे दी, तो भी वैलिड नहीं है। जो उसने तरीका कहा है वही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो अनुबंध, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड की श्रेणी में चला जाएगा, व्यर्थ अनुबंध की श्रेणी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे स्वीकृति के संबंध में कुछ नियम। तो उसके बाद कल हम बात करेंगे अपने प्रस्ताव का खंडन और स्वीकृति का खंडन। कल ये हमारी एक वीडियो इसकी बनेगी, प्रस्ताव का खंडन और स्वीकृति के खंडन में के बारे में। उसके बाद हम आगे बात करेंगे अनुबंध करने की क्षमता, कौन कौन से व्यक्ति है रखते हैं, इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।